रील्स स्क्रॉल करने वाला का हाल सैयारा मूवी जैसा हो रहा है। 5 रील्स दिखाओ, जो पहले नंबर पे देखी थी उससे पूरा लिखवा लो, नहीं लिख पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आर्मी में जाना ही नहीं है यार। अरे तेरी औकात भी नहीं है भाई। कैमरा के सामने चाटा भी मार देते हैं, डांट फटकार लगा देते हैं, तो क्या कैमरा के सामने ये चीज़ें करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। यस सर, यस सर, यस सर करते रहो, चलती रही कि आपकी नौकरी। जिस दिन बॉस से बोला नो सर, गई आपकी नौकरी। 95% बच्चे सिर्फ माता पिता को गुमराह कर रहे हैं। आपकी एकेडमी और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप एडवर्टाइज करते हैं। जो भगोड़ा होगा ना उसको मैं गुलाब जामुन भी खिलाऊंगा ना तो उसे स्वाद नहीं देगा। 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगा, टॉपर बनने के बाद वो ड्रॉपर होगा, ड्रॉपर बनने के बाद वो IIT जैसे एग्जाम्स देगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्या मोटिवेशनल वीडियो से सच में मोटिवेट होते हैं? हाँ, 2 मिनट के लिए होते हैं ना। बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर भी देंगे कि सर आप ऋतु की वीडियो क्यों डालते हो। कि मेरा बेटे का ले देकर काम हो जाए। अगर आप हमारे देश की सेना को करप्ट करना चाहते हो तो आप ये काम करो। आपकी बातें सुन के गूज़बम्प आ गए। आर्मी का नाम कि मैं थोड़ी नाई का काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने तो टैटू करवा रखे, टैटू वाले तो आर्म्ड फोर्सेज में जाते ही नहीं है। कई एकेडमीज फेक सिलेक्शन क्लेम करती है, तो ये कहाँ तक सही है? आजकल क्या माता पिता भी पैसे लेते हैं। स्टेरॉइड जहर है, जहर लोगे तो जहर उगलोगे। और क्या डाइट एक्स्ट्रा है ना, पाउडर डिब्बे नहीं। आज हमारे साथ है इंदौर से डिफेंस और फौज के लोकप्रिय ट्रेनर, फोर्स एकेडमी के फाउंडर कपिल यादव जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदा। समाज में शिक्षा की क्या दुर्दशा है? कि मैं अपने आप को एक छोटा बच्चा मान लेता हूं जो 10th क्लास के अंदर है। 90% मेरे 10th में बनते हैं। अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस करता हूं कि मुझे 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, बताइए आप। आपकी जिसमें रुचि है वो सब आप बताइए। हाँ, वही आपका इंटरेस्ट कैसा? लेकिन अधिकांश लोगों का ये बात नहीं आएगी। हमने सब्जेक्ट का डिवाइडेशन कर रखा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। मेरे यहाँ पर जब मैं एजुकेशन लेता था, आज आप लोगों की जैसी सोच हर किसी की नहीं हो सकती है। मैं काउंसलिंग करता हूं बच्चों की 10th के स्कूलों के अंदर जाता हूं, बच्चों से जब ये क्वेश्चंस करता हूं, मान लो मेरे 10th में 90% बनने, तो बताओ मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। हर एक का एक ही है कि भाई मैथ्स ले लो, क्योंकि क्या है मैथ्स सब क्या परसेंटेज ने सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किया है? नहीं। मेरा क्या रुचि है, मुझे क्या बनना है। जिस प्रकार मेरे को 10th में पिताजी ने बोला था कि मेरे पास है भाई करियर ऑप्शंस तेरे लिए, तो 8 सब्जेक्ट ले और यहाँ पर ये काम कर। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज अगर बच्चे का 10th में 90% बनता है तो मैं बताता हूँ वो 8 सब्जेक्ट नहीं लेगा, वो मैथ्स लेगा। वो मैथ्स लेने के बाद 11th 12th में भी अच्छा स्कोर करेगा। 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगा, टॉपर बनने के बाद वो ड्रॉपर होगा, ड्रॉपर बनने के बाद वो IIT जैसे एग्जाम्स देगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। वो अपना B या BTech करके ग्रेजुएशन करेगा, उसका काफी सारा समय बर्बाद हो चुका होगा। मैं आपको 10th का समय का एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं फिर से। जिस बंदे से मैंने ये बोला था कि भाई तेरे नंबर में, मैथ्स के नंबर में 100 नंबर में 100 में से 100 जो आए थे उसमें हम 3 लोग पास हो जाते। मेरा एक साथी था जो मेरा क्लासमेट था, मेरे बेंच पर मेरे साथ में बैठता था, बेंच शेयर करता था। उस बंदे ने 10th के बाद ही आर्मी का फिजिकल दिया, एग्जाम्स दिया। वो उस टाइम पर विदिन 6 मंथ के अंदर आर्मी मैन बन गया। आज वही बंदा जिससे हमने ये बोला था कि भाई तेरे 10th में इतने नंबर थे, वो आज उसी स्कूल में जाकर पढ़ा रहा है जिस स्कूल से हम पढ़ के आए थे। उसी बंदे ने 10th के बाद 12th में भी टॉप किया। आगे जाके उसने IIT का ड्रॉप लिया, मेडिकैप से B किया, कुछ नहीं कर पाने के बाद वहां जाकर एजुकेशन दे रहा है बच्चों को। लेकिन वो बंदा जो 10th में 56-57% से पास हुआ था, उस टाइम पर 2 या 3 महीने में आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन करता है। जब तक उसके पास 12th की डिग्री थी, उसके पास अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे थे। ये फर्क है समाज में एजुकेशन का। बच्चों को करियर कैसे चूज करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसे आर्म्ड फोर्सेस के एग्जाम्स देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आर्म्ड फोर्सेस आपको जस्ट 8th के बाद ही करियर ऑप्शंस देता है। 8वीं के बाद ही आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर करियर बना सकते हैं। आर्मी के अंदर ट्रेड्समैन का वैकेंसी होता है जो 8th पास मांगता है। आर्मी के अंदर 10th पास का वैकेंसीज होता है जो GD और ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करता है बच्चा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास।
10th पास होने वाले बच्चों को एक सोल्जर बना दिया जाता है। एक सोल्जर की अच्छी खासी इनकम होती है। हाँ, वो अपने किसान पिता को बढ़िया खुश रख ले, अपनी फैमिली को खुश रख ले। तो जो बच्चा अपनी फैमिली से ऐसा लगता है कि यार, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। हम एजुकेशन ले रहे हैं ना, हमारे माता पिता बोल रहे हैं कि भैया आप एजुकेशन ले रहे हो सफल होने के लिए, तो सफल होने के लिए हमारे पास दरवाजे खुलने स्टार्ट हो रहे हैं 8वीं 10वीं 12वीं के बाद। आपको हर एक एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करना चाहिए जो इस एजुकेशन के बिहाफ पर, मतलब आपने योग्य हो गए। अगर आप 10th पास हैं, आप योग्य हैं आर्मी के, आप आर्मी का एग्जाम्स दीजिए। करना नहीं करना वो बात की बात है, पहले करिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आर्मी में जाना ही नहीं है यार। अरे तेरी औकात भी नहीं है भाई। आर्मी के अंदर 1600 मीटर होती है, फेफड़े बाहर आ जाएंगे निकल के, है ना, जुबान बाहर आ जाएगी दौड़ने में। वो अगर ये बोलेगा कि मुझे आर्मी करना नहीं है, भाई तेरी औकात भी नहीं करने की, है ना। तो वो इंसान बोल सकता है जिसने वो चीजें कंप्लीट करी है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? मैंने आर्मी की रनिंग क्वालिफाई करी 1600 मीटर, तो मैं दूसरे को बता पाऊंगा कि यार ऐसे दौड़ना चाहिए। क्योंकि फेलियर की बात नहीं मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी? जो सक्सेसफुल है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है एजुकेशन के बिहाफ पर, वो आप अटेम्प्ट करें। आप अटेम्प्ट करने के बाद चॉइस आपकी होगी। अगर आप सक्सेसफुल हो गए उसमें, तो चॉइस आपकी होगी कि आप उसे करें या ना करें। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज को छोड़ोगे तो जीवन में एक बहुत बड़ा, बहुत सिंपल सा 2 शब्दों का वर्ड है, काश। काश मैंने उस टाइम पर वो अपॉर्चुनिटीज अटेम्प्ट करी होती, तो आज मैं वहां होता। तो ये काश आपके जीवन में रिपीट ना हो, इसलिए आपको हर एक अपॉर्चुनिटीज को अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने तो बता दिया कि 8वीं 10वीं के बाद आर्म्ड फोर्सेस में अटेम्प्ट करने चाहिए, पर किसी की रुचि ही नहीं हो और किसी की रुचि हो नीट क्लियर करने में, आईआईटी, तो वो समय तो बच्चे ने इस तरफ दे दिया। मैं तो ये मानता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस, हम सिविलियंस हैं। जो हम सिविल में, मान लो ये सिविल एरिया है, आर्म्ड फोर्सेस एरिया अलग है। सिविल एरिया में जो रिक्वायरमेंट है रोजमर्रा की, वो हर एक रिक्वायरमेंट डिफेंस फोर्सेस को है। एक झाड़ू लगाने वाले से एक बावर्ची तक, एक पंडित से लेके एक डॉक्टर तक, एक इंजीनियर से लेकर आप एनडीए के एग्जाम्स दीजिए, अंदर से आपको बीटेक करने को मिलेगा। मिलेगा। आप पहले कुछ ऐसे एग्जाम्स होते जो परसेंटेज के बिहाफ पर आपको डायरेक्टली कॉल करते थे। आपके इंस्टीट्यूट पर ही आते हैं। तो जैसे आप के इंस्टीट्यूट से 1500 बच्चे आपने ट्रेन कर चुके हैं, तो एक्चुअल परसेंटेज क्या है और एक्चुअल नंबर क्या है? कितने लोग सिलेक्ट हो? डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। मैंने 1500 आपको संख्या इसलिए बताई है कि लास्ट टाइम एमपी पुलिस का वैकेंसी था, है ना। अब वैकेंसी था तो आप फॉर्म फिलअप जब होते हैं ना, तो फॉर्म फिलअप की संख्या देखिए लाखों में होती है। वैकेंसी कितनी होती है? 2-2.5-3 हजार। 2-2.5-3 हजार वैकेंसी में अगर 1500 बच्चा मेरे पास तैयारी करने आया है, तो क्या 1500 ही बच्चा सिलेक्ट तो नहीं होगा? मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ ये बात, है ना। जो अच्छा करेगा वो सिलेक्ट होगा, ईमानदारी की बात है। जैसे हम 40 बच्चे एक क्लास में बैठते थे, टॉपर एक ही बनता था, नहीं बनता था। लेकिन वहां पढ़ाने वाले 5 शिक्षक आते थे। किसी से भेदभाव किया कभी शिक्षक ने? मेरे यहाँ आए जो बच्चों ने अच्छी मेहनत करी वो सफल हुए, जो नहीं कर पाए उनको लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर से तैयारी करो। समय निकला थोड़ी ना है। कितने नंबर फिर भी आप सिलेक्शन देखे तो कितने नंबर पर? मैं नंबर्स की बात करूं तो लास्ट टाइम जब आर्मी की वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, मेरे हॉस्टल के अंदर टोटल 167 स्टूडेंट थे। उनमें से 134 बच्चे रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई हुए। ये हमारा रेशियो। फाइनल सिलेक्शन में? फाइनल सिलेक्शन अभी आने के, जी हाँ, फाइनल सिलेक्शन अभी आएंगे, अभी उनके फिजिकल चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपके एकेडमी और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप एडवर्टाइज करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिसे छोड़कर जाना है ना, एक भगोड़े किस्म के बच्चे होते हैं। जो भगोड़ा होगा ना, उसको मैं गुलाब जामुन भी खिलाऊंगा ना, तो उसे स्वाद नहीं देगा। जब मानसिकता ही नहीं है करने की, तो मैं क्या खिलाऊंगा, क्या कराऊंगा? आज मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूं, मैं माता पिता को बुलाता हूं खासकर कि आप आइए, आप हमारी व्यवस्था देखिए। आपने अगर व्यवस्था पर एग्री कर दिया तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। माता पिता को पर्सनली आगे होकर मैं खुद घुमाता हूं
ये माता पिता ये वीडियोस देखेंगे ना तो वो खुद आप लोगों को कमेंट्स में बताएंगे। मैं हर एक स्टूडेंट के माता पिता को ये बोलता हूं कि भाई मेरे पास जो फैसिलिटीज है, एक रूम में 4 बच्चे रखने की है, 2 भी रखने की है, 3 भी रखने की है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी। कि भैया वो किस बहुत ज्यादा पैसा चार्ज नहीं करता हूं मैं। आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें दिखेगा एक बच्चा 18 रोटी खा जाता है यार। कभी भी दिल से ये नहीं होता है कि मत खा, खाना भाई, तू खाएगा तभी तो दौड़ेगा, वरना मैं तेरे को लठ मारूंगा उधर। हाँ, खाओ, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा मेरे पास आता है ना, एक जोश के साथ आता है कि मैं ही करूंगा कुछ ना कुछ, वो जोश के साथ आता है। जब उसे रगड़ा पट्टी मिलती है ना, जब वो बच्चा दौड़ता है, सांसें फूलती है, क्लास जाना पड़ता है, वहां स्ट्रिक्ट रूप से हम काम करते हैं, तो कंप्लेन कौन करता है? जो भगोड़ा होता है, जिसके छोड़ के जाना होता है, जिसको नहीं करना होता है वो कंप्लेन करेगा, जिसको करना है उन बच्चों से जाकर आप पूछिए कैसा है व्यवस्था। आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद अगर किसी विद्यार्थी के नोक नीज या फ्लैट फीट या कोई अन्य समस्या निकलती है तो फिर आप उससे कैसे डील करते ये आप जैसे बोल रहे हैं नोक नीस किसी भी बच्चों को बर्थ से नहीं होती है, जन्म से कभी किसी को नोक नीस नहीं होती है। नोक नीस अगर किसी को है तो एक्सरसाइज के माध्यम से दूर हो जाती है। आई के अंदर एक एग्जांपल और देता हूं, आई के अंदर 2 टेस्ट होता है आंखों का, एक होता है कलर विजन और एक होता है आई विजन। अगर आपका आई विजन कमजोर है तो विथ स्पेक्स लेसिक ऑपरेशन के थ्रू आप करवाएंगे, चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। आपको वो पैरामीटर्स पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर पास नहीं होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस का हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। आई विजन है तो आई विजन को मैं बोल रहा हूं कि करेक्ट किया जा सकता है। तो आर्म्ड फोर्सेस का मेडिकल है, निकले तो हाथी का आते हो, नतिन का भी नहीं। क्या आपको लगता है कि इंदौर में 80% एस्पिरेंट्स तो केवल टाइम पास के लिए आते हैं? आपने थोड़ी सी कम संख्या बताई, मैं इसको और ज्यादा बताऊंगा। 95% बच्चे सिर्फ माता पिता को गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? देखो, मैं स्टूडेंट को डायरेक्टली ये बात बोल रहा हूं तो हो सकता है अब स्टूडेंट यहाँ पर कटाक्ष करेंगे, कमेंट्स करेंगे, भाई 5% सफल होकर जा रहा है तो 95% क्या कर रहा है? क्या मौके नहीं मिलते हैं? लोगों की बहुत सारी शिकायत होती है, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं है। अरे मैंने बोला ना कि काश वो वर्ड जीवन में अगर आप याद रखते तो आप सफल होते। आप आपके एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन सिस्टम के साथ में आपको ये नहीं पता है कि मेरा करियर ऑप्शंस क्या है, तो फिर एजुकेशन ही किस काम का हो? तो वो 95%, 80 नहीं 95% करियर तबाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पास वाले स्टूडेंट से कैसे डील करते हैं आप? मैंने क्या बोला आपसे, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर 100% सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि मेरे यहाँ 100 बच्चे आए, 100 के 100 सिलेक्ट हो गए, तो मैं भी उसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहूंगा। जो सिलेक्ट नहीं हुए ना, उससे उस इंस्टीट्यूट का क्या चलता है? पूरी व्यवस्थाएं चलती है। आपको टीचर्स पढ़ाने आते हैं, आप अच्छा एजुकेशन ले पाए, वो एजुकेशन पूरा कंप्लीट वहां से होता है। ऐसा है। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, सफल नहीं होते हैं, लेकिन मैं बोला हूँ ज्ञान कभी कम बेकार नहीं जाता है। वो ज्ञान कहीं ना कहीं आगे जाके उनको काम आता है। डिफेंस में ज़्यादातर स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से ही क्यों आते हैं? बहुत ठीक, ये आपने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आज गांव वालों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाकर ही मानोगे आप लोग। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोच का फर्क है भाई। सोच का क्या फर्क है? सोच का इसलिए फर्क है, जब मॉडर्न मतलब कि समय के साथ चीजें बदलती रहती है। आप शहर के अंदर आ गए, थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो माता पिता को पता है कि यार जाएगा क्या, फौज में क्या जाएगा, एक काम कर, यही मेरा बिजनेस संभाल। बिजनेस को और बढ़ाते हैं, ब्रॉड करते हैं, और ज्यादा बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं, तो सफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन एक गांव में रहता है बच्चा, उसके पास खेती माता के अलावा, मजदूरी के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है, वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा तो ये जाएगा ना। इसलिए गांव वाले जो लोग हैं वो माता भारती के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सेवा करने के लिए। वो सेवा समझते हैं। देश सेवा हर किसी का भाग्य नहीं होता है, वो देश सेवा समझते हैं, वो नौकरी नहीं समझते इस चीज को, इसलिए वो बहुत ज्यादा आगे आते हैं। आपने बोला जय जवान जय किसान, किसान भी वही है, किसान का बेटा जवान है, सीधी सी बात।
पढ़ा लिखा युवा आज भी बेरोजगार क्यों है? आपने बोला कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, मैंने उन 1500 बच्चों से ये पूछा कि भाई आप लोगों का 12th में क्या सब्जेक्ट था? उन लोगों ने बोला मोस्टली बच्चों का मैथ सब्जेक्ट था। जितना भी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर बच्चा, उन सभी बच्चों के अंदर, उन सभी बच्चों में आप अगर सर्वे करोगे तो 70% बच्चा मैथ सब्जेक्ट से 12 किया है। अगर मैथ सब्जेक्ट से 12 किया है, अगर वही बंदा उस टाइम पर जहां आज कांस्टेबल के लिए परेशान हो रहा है, वही बच्चा 12 के बाद जिसके पास करियर ऑप्शंस था, वो आर्म्ड फोर्सेस के एग्जामिनेशंस देता, आर्मी एग्जाम्स देता, नेवी के AA, SSR, MR और कोस्ट गार्ड एक साल में 2-2 बार एग्जाम आती है, 8 बार अटेम्प्ट मिलते हैं। एयरफोर्स 2 टाइप से एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, 4 बार एग्जाम्स उसकी होती है। क्या वो एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता उस टाइम पर? कर लेता, बहुत आसान था। जब एक आर्ट्स वाला कर लेता है तो यार एक मैथ्स वाला तो डेफिनेटली कर लेगा। तो ये उस टाइम की गलती है उन लोगों की। अगर उनने उस टाइम पर अवेयर नहीं होंगे तो आगे जाके परेशान होंगे। वो कास्ट जीवन भर परेशान करेगा। आने वाले युवाओं से एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप 10th बात है, 10th पास है, 10th में है या 10th पास कर चुके हैं, तो करियर को बहुत ही बारीकी से समझे और जो जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उन सभी को अटेम्प्ट करें। आपके एकेडमी की एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की कहानी जो आपको आज भी इंस्पायर करती है? एक राकेश यादव नाम करके एक बच्चा है जो नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर आज भोपाल के अंदर पोस्टेड है। वो भी ये वीडियो देखेगा, उसको बड़ा मजा आएगा। वो जब देखेगा कि यार सर ने मेरा ही नाम लिया। वो बंदा है ना, कभी जीवन में 1600 मीटर मेरे यहाँ पर कंप्लीट नहीं करता था। कंप्लीट करता था तो 6.5 7 मिनट 8 मिनट बिल्कुल धीरे धीरे आता था। वो वैकेंसी देने जाता है, भर्ती देने के लिए जाता है, फिजिकल देने के लिए जाता है, वो पास होकर हो जाता है। वो जो पास होकर आ जाता है और एक अच्छा बंदा जिसका टाइम कम आ रहा है वो फेल हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल मैं अधिकांश लोगों को देता हूं कि भाई समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ता है। आप जिस दिन जाओगे उस दिन आपके अंदर क्या बल है, बजरंग बली का बल आपके अंदर आ गया है, तो आप उस दिन वो चीजें कर जाओगे जो नहीं कर सकते हो। जब फिजिकल टेस्ट के दौरान कोई ऐसा फनी किस्सा या जिसे है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी एक बच्ची बहुत फेमस है। अब वो हो सकता है उसकी बोली की वजह से फेमस हो। हमने उसका एक वीडियो बनाया था। वो बादाम खा रही थी, दौड़ नहीं रही थी, 5 बादाम खा रही थी। मालवी में वो बोलती है, बढ़िया बेहतरीन, और मालवा भाषा सभी को छूती है। ऋतु नाम है उस लड़की का, बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर भी देंगे कि सर आप ऋतु की वीडियो क्यों डालते हो। उसकी जो बोली है ना, वो 5 बादाम खा रही थी, हमने बादाम खाते हुए थोड़ा सा क्लिप ऐड करा। वो फनी मोमेंट था एकदम। कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ट्रेनिंग्स के दौरान भाग गया हो? देखो, स्टूडेंट छोड़ के भागने वालों की संख्या बहुत है। जिनसे नहीं हो पाता वो भाग जाता है। जिनको जाना होता है उनको प्यार मोहब्बत से सुनाते हैं, भाई देख आज भाग जाएगा, जीवन में इस बात को याद रखेगा कि यार काश उस टाइम पर मैं कर लेता तो मैं सफल होता। और वो याद रखेगा, जो भक्के गए ना वो हमेशा याद रखेगा हमारी बातों को। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट या पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हो या पैसे ऑफर करे हो कि आप हमारा सिलेक्शन करवा दे? या बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आपने मतलब कि ऐसी बात बोलती थी है जिसका मैं सारे माता पिताओं को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि भाई ये जो प्योरिटी है ना सेना की, आप सेना को क्या समझते हैं? सेना, जब भी आप सेना के सैनिक को देखते हैं तो प्राउड फील होता है नहीं होता है? मैं दूसरी यूनिफॉर्म के लिए नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सेना की यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं। अगर सेना की यूनिफॉर्म को देखकर अगर आपको प्राउड फील हो रहा है तो उसे प्राउड फील होने दो। मेरे पास आते हैं ऐसे ऑफर कि आप हमारे बच्चे का लेन देन करवा दो, मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे सिर्फ मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो जगह जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आज आप ये सोच के काम करेंगे कि मेरा बेटे का ले देकर काम हो जाए, अगर आप हमारे देश की सेना को करप्ट करना चाहते हो तो आप ये काम करो। अदरवाइज हम आपसे इस प्लेटफॉर्म से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी सोच भी मत रखो, ऐसा होता भी नहीं है। वो प्योर है, प्योर रहने दो। उसे देखकर आज प्राउड फील होता है, उसे देखकर आज हम से बेटे ये बातें कर रहे हैं, उसे वैसा ही रहने दो। आपकी बातें सुन के गूज़बम्प आ गए। आर्मी का नाम सुनते ही आर्म्ड फोर्सेस है ही ऐसा। ये जो वर्दी है ना, इस वर्दी से प्यार होता है यार, बहुत प्यार होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको समझाइश देते समय कैमरा के सामने चाटा भी मार देते हैं, डांट फटकार लगा देते हैं, तो क्या कैमरा के सामने ये चीजें करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या होता है, देखो एक बात बताता हूँ, मेरे पास पेरेंट्स के लिटरली अगर मैं आपको फोन बताऊंगा ना तो पेरेंट्स के ऐसे फोन आते हैं, सर आपने मेरे बेटे का वीडियो नहीं डाला यार, मेरे बेटा तो दिख ही नहीं रहा दौड़ते हुए।
मेरे बेटे के बाल नहीं कटे हैं। हाँ, एक फौजी को डिसिप्लिन रहना जरूरी है। अगर बच्चा बहुत बड़े बाल करके रखेगा तो वो उसका बहुत सारा टाइम कांच देखने में चला जाएगा। तो कांच देखे, लेकिन कांच में फौजी वाली छवि तो दिखे उसे। आपने जैसे बाल कटने की बात कही है, तो वीडियोस वगैरह में देखा जाता है कि सीजर से ही बाल काट दिए जाते हैं, तो उसे व्यवस्थित काटना नहीं कि मैं थोड़ी नाई का काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा काम करता हूँ कि भाई बाल काट दिए, अब जो भाई जिसका प्रोफेशन है उसके पास जाकर आर्मी कट करा के आ जा। तो ये सही है। सही है। अगर किसी को दिल से कुछ ऐसा लगा हो कि यार आप गलत कर रहे हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ उनसे, है ना। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? अच्छा, एक बात बताता हूँ, मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था अभी सोशल मीडिया से रिलेटेड ही। 1 घंटे में 9 घंटा बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है, स्नैपचैट देख रहा है। तो फिर भाई डेफिनेटली ये सोशल मीडिया फिर मतलब कि करियर बर्बाद कर रहा है। आपको करियर बनाना है या सोशल मीडिया देखना है, वो चॉइस आपकी है, करियर आपका है, आपके अकॉर्डिंग आप करें। या तो आप मोबाइल चला लो या फिर करियर बना लो। जो है रील्स स्क्रॉल करते हैं और ये करते हैं। रील्स स्क्रॉल करने वाला का हाल सैयारा मूवी जैसा हो गया है। अभी एक मूवी आई थी, बहुत प्यारी मूवी थी, मैंने भी देखी हालांकि उसे। सैयारा मूवी में क्या होता है, उस बच्ची की जो मेल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर रहता है, जो हीरोइन रहती है, उसकी कुछ टाइम बाद याददाश्त जाती है। हमारे युवा भी ऐसे ही हो गए। 5 रील्स दिखाओ आप, है ना, ये प्रूफ करके बता देता हूं मैं आपको। 5 रील्स दिखाओ, जो पहले नंबर पे देखी थी उससे पूरा लिखवा लो, नहीं लिख पाएगा। ये क्या है? ये मेमोरी लॉस है। आपकी याददाश्त नहीं बच रही है। जब आपकी याददाश्त 5 रील पहले ही देखा, 5 रील पहले जो रील देखी थी उसके बारे में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, तो वो क्या क्या रहा है आपको? आपको दिमाग से कमजोर कर रहा है। अगर आप दिमाग से कमजोर हो गए तो हम विश्वगुरु कैसे बन पाएंगे? विश्वगुरु बनाने के लिए आपको दिमाग से परिपक्व होना जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि भारतीय युवा, विदेशों में ऐसा बोला जाता है कि भारतीय युवा मल्टी टैलेंटेड है, वो एक समय में अलग अलग कार्य कर सकता है। लेकिन वही लोग आज हमें ऐसी चीज परोस दे रहे हैं जो हमारे माइंड को कमजोर कर रहा है, हमारी याददाश्त को कमजोर कर रहा है, हमारे युवाओं पर डायरेक्टली अटैक कर रहा है। ये डेंजरस है। अच्छा, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ऐसे ऐसे सेंटर्स खुलने वाले हैं जहां पर ये ट्रेनिंगे दी जाएगी कि मोबाइल को कैसे दूर किया जाए। देख लेना, आप और हम बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी आने वाला है समय। जैसे नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे बिल्कुल एडिक्शन मुक्ति। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली खुलने वाले हैं। क्या मोटिवेशनल वीडियो से सच में मोटिवेट होते हैं? हाँ, 2 मिनट के लिए होते हैं ना, बाद में पंक्चर हो जाता है ना। एक पंक्चर टायर में, एक पंक्चर ट्यूब में हम हवा भरेंगे, कितनी देर चलेगी भाई? जब तक उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, वो बार बार हवा निकलती रहेगी, पंक्चर होता रहेगा, आपको दुख सहने पड़ेंगे। ऐसे ही मोटिवेशन से, आप जब तक वीडियो से मोटिवेशन लोगे तब तक आप पंक्चर होते रहोगे। तो परमानेंट मोटिवेशन कैसे मिले? आपके खुद के अंदर किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की संगति रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। मोटिवेशन बहुत सारी चीजों के अंदर मोटिवेशन है। मैं बता रहा हूँ, उठने का भी मोटिवेशन है। अलार्म एक सब्स्टिट्यूट है। अलार्म बजाकर जो उठ रहा है वो एक सब्स्टिट्यूट है। आपको 3 दिन हैबिचुअल बनने के लिए 21 दिन लगेंगे, आप 21 दिन यूज कर लो। अगर 22वें दिन भी अगर आपको अलार्म बजाने पर ही नींद खुल रही है, तो फिर आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर है ही नहीं। आपने डिपेंडेंट हो चुके किसी और पर। डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी आपको, तब जाके मोटिवेट हो पाओगे। अग्निवीर स्कीम ने यूथ के आर्मी में एंट्री को कैसे बदला है? देखो, ऐसा है, फायदे हैं तो नुकसान भी है। फायदे कैसे हैं? मान लो कोई बिटिया हैं, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 10वीं पास एक बच्ची है, लड़की है। लड़कियों का ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? 10वीं पास, 12वीं पास और शादी ब्याह, यही होता है ना। बहुत सारी बिटियां आज ये वीडियो देखकर अपने माता पिता को ये वीडियो दिखाएगी, जब वो ये बात सुन रही होंगी कि कोई बिटिया अगर 10वीं पास है, वो 10वीं पास या 12वीं पास करके उसने आर्मी अग्निवीर ज्वाइन कर लिया। आर्मी अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद 4 साल नौकरी करी। 4 साल में इधर ग्रेजुएशन कर पाएगी बच्ची, उधर उसने नौकरी कर ली, सेना की ट्रेनिंग ले ली, आज वो वीरांगना बन गई। उसके पास, उसके पॉकेट में, उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी आ गए। अब उसकी चॉइस है, अब घर वालों की चॉइस नहीं होगी, अब उसकी चॉइस है कि उसे क्या करना है, कैसा वर
सर्च करना है, कैसा साथी उसको चाहिए, उसके पास उस टाइम पर ऑप्शंस होंगे। और ये ऑप्शंस कब दे रही है आर्म्ड फोर्सेस? जस्ट 10वीं के बाद 4 साल की नौकरी करके आ जाए घर, एक अच्छा खासा पैसा लेकर आएगी, अपना खुद का एम्पायर सेट कर सकती है, और जो माता पिता की जो जिम्मेदारी थी वो बेटी खुद निभा सकती है। तो एक अच्छी, मानो जो पॉजिटिव है, नहीं मानो तो नेगेटिव है। पर अगर 4 साल के बाद भी अगर आर्मी में सर्व नहीं, अभी बदलाव होने के हैं। सेना के अंदर देखो, मेरी बच्चों से बातचीत होते रहती है कि जिसको करना है करे कंटिन्यू, उनके लिए ऑप्शंस खुले हैं, जिसको नहीं करना है, देखो फिर बता रहा हूँ कि 100 में से 25 बंदे तो ऐसे होते हैं जिनको ये पता चल जाता है कि मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा, उसको एक ऑप्शंस मिल जाएगा, 4 साल बाद आ जाओ। जिनको कंटिन्यू करना है, एक एग्जाम्स दो, फिर आगे बढ़ जाओ। सिंपल सा लॉजिक है। किसी माता पिता का एक ही बच्चा हो, एक ही संतान हो, और उसे भी फौज में भेज देते हैं सेवा के लिए, तो ऐसा रिस्क कैसे ले लेते हैं? अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी कैजुअलिटीज सेनाओं के अंदर नहीं हुई हैं जितनी रोड हादसे में हो गई है। तो फिर तो रोड पर चलना बंद कर देना चाहिए, एक बच्चा है अगर आपका, तो है ना। तो रिस्क हर जगह पर है, रिस्क लेने वाला ही आगे नाम करता है। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। डिफेंस सर्विस में एक सोल्जर की फैमिली को क्या-क्या फैसिलिटीज मिल सकती सारी सुविधाएं मिलती है। सबसे मेन चीज जो सुविधाएं हैं एक सोल्जर्स को जो मिलती है, वो 3 हम सिविलियंस के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है। राशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये तीनों फैसिलिटीज उसको मिलती है। और यही सबसे ज्यादा दुख देती है एक सिविलियंस को। आप और हमें क्या, अगर हमारा बच्चा, हमारे रिलेटिव्स कोई बीमार हो गए तो खर्चा बहुत बढ़ जाना है। हमें राशन की बड़ी तकलीफ होती है, हमें बच्चों की शिक्षा की बड़ी तकलीफ होती है। आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है, और क्या चाहिए जिंदगी में। मैं बोल तो रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म है ना, इससे पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है, हर इंसान प्यार करता है। एक फौजी को, ठीक है, कई जगह देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है, मूवीज में देखने को मिल जाता है, फौजी कार में सफर करता है, ट्रेन में सफर कर रहा है, बस में सफर कर रहा है, उसे कोई जगह नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो मानते नहीं है कि ये हमारे लिए खड़ा है। हर इंसान मानता है कि ये खड़ा है तो हम यहाँ पर सेफ है, जी, है ना। भाई। सम्मान बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे लोग लिख के रखते हैं कि फौज वाले को इतना % डिस्काउंट, तो वो कहाँ से आई वो भावना है? उसके लिए सम्मान है तभी तो भावनाएं आई, अदरवाइज नहीं आती। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है अभी। गवर्नमेंट जॉब और जॉब में 2 फर्क है। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको। जॉब की स्पेलिंग कुछ ऐसी लिखाई देती है, मेरा थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, पर जॉब की स्पेलिंग JOB होती है। ऐसे ही होती है ना, आप भी और पूरी देखने वाली ऑडियंस ही मानती होगी। JOB यानी जॉब। इसका हिंदी मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस। मतलब क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर करते रहो, चलती रहेगी आपकी नौकरी। जिस दिन बॉस से बोला नो सर, गई आपकी नौकरी। ऐसा हिंदी में मतलब निकलता है नौकरी। अगर इसको टुकड़े में बांटोगे, नो करी, गई आपकी नौकरी। तो कोविड के दौरान ऐसी जॉब करने वाले जो जॉब को सिक्योर समझते थे, फॉरेन में अपने देश छोड़ के फॉरेन गए थे, उनको हिंदुस्तान में आने के लाले पड़ गए थे। पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, वो जॉब कर रहे थे, वहां पर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब जा चुकी थी। लेकिन सारा युवा आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, एक बार जी आगे लग गया, गवर्नमेंट जॉब लग गया तो उसका फ्यूचर सेट हो गया, उसका माइंडसेट सेट हो गया कि भाई 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, चाहे हिंदुस्तान में आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कोरोना आए, कुछ भी आए, मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। स्टूडेंट सबसे ज्यादा किस फेज में फेल होते हैं, रिटर्न में या फिजिकल टेस्ट में? स्टूडेंट का जो तैयारी करने का तरीका है वो इक्वल क्यों नहीं है? वो सिर्फ एक ही फेज को ज्यादा क्यों प्रायोरिटी देता है? हमारे इंसानों के अंदर ये भावनाएं बन गई है, करके देखता हूँ हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्या बिगड़ना है, फिर आगे आएगा। वो करके देखने की चाह रखता है। भाई करके नहीं देखना होता है। अगर मैं एकेडमी 2013 में सिर्फ ये डालकर देख ले, ये सोचकर डालता कि यार करके देखता हूँ सफल हो जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो फिर क्या। मैंने डाला था, मुझे पूरा विश्वास था, तभी इस हाथ पर नाम लिखवाया है स्पेशल फोर्स, इस हाथ पर बनवाया है स्पार्टन। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने तो टैटू करवा रखे, टैटू वाले तो आर्म्ड फोर्सेज में जाते ही नहीं है। मैं थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो पहुंचा रहा हूँ बच्चों को।
क्या स्टूडेंट्स के अंदर सच में पुलिस या फौज में जाने का पैशन होता है या सिर्फ नौकरी पाने के लिए फॉर्म भर देते हैं? जितने भी कैंडिडेट होते हैं एमपी पुलिस का फॉर्म फिलअप करने वाले, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, जिन्होंने घाट घाट का पानी पी के रखा है। उनको पता है कि अब और कहीं मिलना नहीं है, यारी यहीं पे हाथ पैर मार लेते हैं। ऐसा दोनों में अलग अलग अंतर है। आर्मी का फॉर्म भरा जाता है क्योंकि आर्मी का जो बच्चा होता है 10वीं 12वीं पास होता है, वो अब देश सेवा समझता है। उस चीज में बहुत ज्यादा विचार थोड़ी ना आते 10वीं 12वीं पास करने वालों को है। जो ग्रेजुएट हो जाता है, जिसने इंदौर देख लिया, इंदौर दिल्ली देख लिया, उसके अंदर कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। 10वीं 12वीं वाले बच्चे के दिमाग में कैलकुलेशन नहीं होता है। वो तो उस टाइम पर यही समझता है कि भाई फौज में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा, माँ भारती की सेवा करूंगा, बस। अगर किसी बच्चे को फौज या पुलिस में जाना हो तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? भाई सेना में करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बंदा सेना में करियर ऑप्शंस बनाना चाहता है तो पहले तो उसको ये समझ लेना है कि भाई सेना के अंदर सिर्फ एक ही बाउंडेशन है, वो है एज, उम्र। सेना के हर एग्जामिनेशंस के अंदर उम्र बहुत कम होती है। मैं अगर बात करता हूं तो बच्चा जस्ट 10th के बाद ही अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो उसके पास 2 साल होते हैं। 2 साल में वो प्रिपरेशन भी कर लेगा और जो अटेम्प्ट देगा वो उसके पास अटेम्प्ट भी सफिशिएंट होंगे। अगर वो 12th के बाद अगर एनडीए की प्रिपरेशन करता है तो एज के बाउंडेशन होने की वजह से उसके पास 1 या 2 ही अटेम्प्ट बचते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, माता पिता को सजेशन है कि अगर आप आपके बच्चों को प्रिपरेशन कराना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स की, तो आप एनडीए के लिए जस्ट 10वीं के बाद करवा सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन होगा करियर ऑप्शंस में। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स नहीं बन पाता है तो इंडिविजुअल एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। हर साल बहुत वैकेंसीज आती है, उन वैकेंसीज के अंदर परफॉर्म करके वो अपना करियर ऑप्शंस बना सकता है। यानी कि मैथ्स वाले का भी करियर बहुत ब्राइट है, बायो वाले का भी बहुत ब्राइट है, और आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले का भी। यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई ये नहीं है कि यार तेरे पास ये सब्जेक्ट होगा तो ये तो करियर ऑप्शंस बना पाएगा। सेना सभी को बुलाती है, और अभी लड़कियों के लिए तो हर जगह ओपन कर दी है। कुछ टाइम पहले, आज से 3 4 से 5 साल पहले एनडीए भी ओपन नहीं था गर्ल्स के लिए, लेकिन अभी तो लड़कियां भी परफॉर्म कर रही है और कंपटीशन दे रही है लड़कों को। तो सेना में करियर ऑप्शंस अच्छा है। 19 साल जो एनडीए का एग्जाम्स होता है वो बोलता है कि भैया हम आपको 16.5 साल से लेकर 19 साल तक एग्जाम्स देने देंगे। 19 साल बोलने का है, 18 साल पे क्लोज हो जाती है एग्जाम्स। उस टाइम पर बच्चों को 12 पास होना जरूरी है। तो 18 साल में कोई बच्चा अगर ये समझ रख ले कि यार सेना में करियर अच्छा है तो डेफिनेटली अच्छा है। और जस्ट बच्चा 12 पास होने के बाद ही लेफ्टिनेंट, एडमिरल लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट का उनको ज्वाइनिंग मिलता है, पोस्ट मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वहां नहीं कर पाता तो दूसरे ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। एक सफल और असफल इंसान की सोच में क्या अंतर है? भाई अगर आप 9 घंटे मोबाइल चलाओगे तो 24 घंटे हैं। आपने 9 घंटे को यूटिलाइज किस चीज में कर लिया? फोन चलाने में। और फिर आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास तो ऑप्शंस नहीं है। भाई आप योग्य नहीं हो उसके। इसलिए एक सफल इंसान हमेशा समय का यूटिलाइज सही तरीके से करता है, और भगवान ने उसको वो समय और एक फेलियर को, दोनों को एक जैसा दिया है। तरीका आपका है, आपको मोबाइल चलाना है या फिर अपना सफल होने के लिए काम करना है, इतना फर्क है बस। कई एकेडमीज एक सिलेक्शन क्लेम करती है, तो ये कहाँ तक सही है? देखो ऐसा होता है कि क्या होता है कि आजकल क्या माता पिता भी पैसे लेते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार सिलेक्शन खरीदे जाते हैं। खरीदता कौन है? जिसके पास पैसा होता है। भाई मैं तो देश की सेवा करवाता हूँ, मैं फीस इतनी ज्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, मैं क्या खरीदूं? मैं तो बनाऊंगा, है ना? तो जो खरीदते हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की पब्लिक को और यूथ को। गुमराह करके काम नहीं करें। जो करना है अपने बलबूते पे करें, हम अपने ईमानदारी से करें। आपने कमाया है वो लोगों तक बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कमाया ही नहीं है उसके बारे में गुणगान करने से क्या मतलब है? क्या स्टेरॉइड्स और शॉर्टकट लेने वाले स्टूडेंट आपके पास आते हैं और कैसे डील करते हैं? स्टेरॉइड जहर है। जहर लोगे तो जहर उगलोगे, है ना? बॉडी उगलेगी जहर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं क्या ये चीज लेकर क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा उछाल आ जाएगा? या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं सर आप डाइट क्यों नहीं बताते हो? डाइट क्यों नहीं बताते हो? देखो डाइट अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजों का दिया हुआ एक शब्द है डाइट। इन अंग्रेजों ने
बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में ये छोड़ के चले गए हैं। ये जो डाइट वर्ड है ना, ये डाइट वही मेंटेन कर सकता है जिसका पॉकेट भरा हुआ हो। ठीक है, एक किसान क्या डाइट मेंटेन करेगा? उसको किसानी अपनी करनी है, हल खेत जोतना है, तो खेत जोतता है वो दाल रोटी खाकर, चटनी रोटी खाकर। जब चटनी रोटी खाकर अपने पिता माता खेत जोत सकते हैं, तो क्या चटनी रोटी खाकर हम दौड़ नहीं सकते? दौड़ने के लिए स्टेरॉइड की जरूरत है। इसलिए मैं डाइट सजेस्ट नहीं करता हूं। चना खाओ, दूध पियो, केला खाओ, अंडा खाओ, अगर आप अंडा खाते हो तो बस बहुत है इतना। और क्या डाइट एक्स्ट्रा है ना? पाउडर वाउडर डिब्बे डिब्बे नहीं, डिब्बे ना। मैं आज तक किसी का, मेरे पास बहुत सारे, आप ये यकीन मानिए कि मेरा सोशल मीडिया पर जो मेल है, मेल पूरा भरा पड़ा है, और उस पे कई लोगों के आते हैं कि हमारा इसका प्रमोशंस कर दो। आज तक किसी का प्रमोशंस नहीं किया है। लाखों रुपए के प्रमोशंस ले सकता था पर नहीं लिया है, नहीं करूंगा। तो जमीन से जुड़े हुए हैं। आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव सहवाजपुरा, तहसील पचोर। मेरा एजुकेशन तलेन के सरस्वती स्कूल से हुआ है। 8वीं 10वीं मैंने वहीं से पास करी है। 10वीं तक मेरा स्कूल सरस्वती स्कूल रहा है। 11 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है। उसके बाद मैं इंदौर आया। इंदौर आकर मैंने सीईटी का एग्जाम्स दिया, और ग्रेजुएशन मेरा मास कम्युनिकेशन हुआ। मास कम्युनिकेशन और बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये मेरे ग्रेजुएशंस रहे हैं। उसके बाद मास कम्युनिकेशन में आपने अपने करियर को आगे बढ़ाया। बिल्कुल बढ़ाया। 6 महीने तक मैंने एंकरिंग करी। 6 महीने तक एंकरिंग करने के बाद रियलाइज हुआ यार कि ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं बना है। मैं आपको डियर क्लियर कर देता हूं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं। मैंने 110 हडल्स, 100 मीटर, डिस्क थ्रो और कबड्डी के अंदर स्टेट परफॉर्म किया है, नेशनल परफॉर्म किया है। और मैंने यहाँ पर जब सीईटी के एग्जाम्स दिए थे, तो लॉ के भी अलग से एग्जाम्स देने के लिए गया था मैं, बीएलएलबी के लिए, पर उसमें पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आप चाहे आपका कितना भी कर्म करो, आप कितनी भी मेहनत करो, वो भगवान ने जो लिखा है ना, जिस जगह पर पहुंचाना है ना उसे, वो पहुंचा कर मानेगा। 11th क्लास में मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई। बॉम्बे हॉस्पिटल में आया, और मनीष जैन करके एक डॉक्टर थे, बहुत प्यारे डॉक्टर थे। अगर उस रात उनने नहीं मुझे अटेंड किया होता, तो आई थिंक आज हम आप लोग बात नहीं कर रहे होते। 12 जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक चीज मैंने कर लिया, अपने कमरे को लॉक कर लिया। किताबें मेरी साथी थी, कोई और मेरा साथी नहीं था। मैं स्कूल जाता था, पढ़ता था, स्कूल जाता था, पढ़ता था। मेरे साइड में एक मेरा कॉम्पिटिटर था, मेरे ही क्लासमेट्स। अच्छा, वो है ना, उसको डिसेबिलिटी थी बॉडी के अंदर, वो पैर से थोड़ा सा अपंग था। यकीन मानिए वो मेरे से ज्यादा पढ़ने लग गया था। मुझे घबराहट होने लग गई थी कि अगर ये इतना पढ़ रहा है, हम दोनों आसपास आमने सामने रहते। इरफान नाम था उस बंदे का। तो वहां पर जब हम खेलने जाते थे, तो वो नहीं खेलता था, वो उस टाइम पर पढ़ता रहता था। मेरे दिमाग में वो चीजें चलती रहती थी कि मैं अगर 2 घंटे क्रिकेट खेला, तो ये 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई कर लेगा। जब वो 2 घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करता था, तो मैंने एक लॉजिक लगाया यार कि भाई, अगर ये ज्यादा पढ़ा तो डेफिनेटली मेरे से आगे निकलेगा। मैंने क्या किया, उस टाइम पर स्पाइस के मोबाइल आया करते थे, उनमें एक्सटर्नल चिप लगा करती थी, मेमोरी लगा करती थी। मैंने क्या किया, मोबाइल दिलवाया पापा जी ने। उस टाइम पर मोबाइल दिलवाया, तो जो चिप होती है 256 या 254 जीबी, ऐसा कुछ 254 जीबी ऐसा कुछ होती थी वो। मैंने उसका गाने के अंदर, मूवीज के अंदर यूटिलाइज नहीं किया। मैंने एक दिन रात भर मेरे क्वेश्चंस आंसर को रट दिया, उसमें रिकॉर्ड कर दिया। मैं उस बंदे को घुमाने ले जाता था, और एयरफोन लगाकर मैं सुनता रहता था अपने क्वेश्चंस। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। हालांकि ये मैंने उस बंदे के साथ गलत किया, मैं माफी चाहता हूँ। आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उसके साथ गलत किया। मैंने जब 12th पास करी, बाय बैड लक डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो नहीं बन पाया, लेकिन स्कूल टॉपर बन के निकला। कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप खुद जो करियर परस्यू नहीं कर पाए, आप उसी की ट्रेनिंग दूसरों को दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2014 में एसएससी क्लियर किया, ज्वाइन नहीं किया। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में स्पोर्ट्स की वैकेंसीज अलग से आती है। मैंने वहां पर परफॉर्म किया है। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं गया नहीं हूं तो आपको नहीं पहुंचा सकता हूं। मैं आज जो प्रोफेशन बच्चों को जिस चीज के लिए तैयार करता हूं, फिजिकल के रूप में तैयार करता हूं। मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूं। मेरे लिए पढ़ाने के लिए मेरा जो कैंपस है, उसमें एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल है। जो मैथ्स का टीचर है वो मैथ्स पढ़ाता है, जो साइंस का टीचर है साइंस पढ़ाता है। मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं उन्हें सिर्फ फिजिकल कराता हूं। दूसरे इंस्टीट्यूट से आप क्या अलग करते हैं?
मैं बच्चों को संस्कार देता हूं, मैं माता पिता से डायरेक्ट रिलेशन रखता हूं। मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने व्यवहार कमाया है। मुझे पता है मेरे पास अगर 100 बच्चे आएंगे तो 100 के 100 सिलेक्ट नहीं होंगे। कोई सा भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहां पर 100 बच्चा आया है और 100 का 100 सिलेक्ट हो जाए। लेकिन जो सिलेक्ट नहीं होगा उसे हम इस काबिल बना देते हैं, ऐसा नवाज देते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ कर लेगा। दिल्ली के इंस्टीट्यूट और इंदौर के इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है? पैसों का अंतर है बहुत ज्यादा, एजुकेशन का लेवल है। देखिए क्या है, अब मैं अगर कंपेयर करूं मेरे गांव को, मेरे छोटे शहर को इंदौर से, तो फर्क महसूस हो जाएगा। एक नदी के अंदर जब समंदर के अंदर नदियां समाहित होती है तो समंदर का कोई रूप नहीं होता है। इसी प्रकार दिल्ली में एजुकेशन का कोई रूप नहीं है। बहुत अलग अलग विद्वान लोग वहां पर हैं। ऐसा नहीं है कि इंदौर में विद्वान नहीं है, लेकिन मानसिकता हो जाती है भाई। एनसीईआरटी सब जगह पर एक जैसा है, किताब में लिखी हुई बातें एक जैसी है, बताने का तरीका अलग है। कुछ लोग एक्सपर्ट है, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है यहाँ से हम बहुत अच्छा कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया का बच्चा जा सकता है। इंदौर में ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का आज के टाइम पर इंदौर भी एजुकेशन हब बन चुका है, बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन के उभर रहा है। तो इंदौर में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। इसलिए लोग अलग अलग, जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है या आईएएस की प्रिपरेशन करना है, वो अधिकांश लोग दिल्ली जाते हैं। और जिनको एसएससी, स्टेट पुलिस, आर्मी का बड़ा गढ़ बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लाइक करने वाला ऑडियंस, सबसे ज्यादा आने वाला इंदौर के अंदर है। सबसे ज्यादा बच्चा इंदौर से पास हो रहा है आर्मी के अंदर। तो फर्क है, हर जगह का अपना अपना महत्व है। दिल्ली दिल्ली है और इंदौर इंदौर है। आपके खुद की लाइफ का एक रिग्रेट जो आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट उसे रिपीट ना करें? बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो अपन दिन भर भी बात करेंगे। बहुत सारे जिंदगी है यार, सुबह शाम तक बहुत सारे रिग्रेट होते हैं। तो क्या हर रिग्रेट ऐसी चीज कोई आती है ना दिमाग में आप लोगों के, तो आप उसको सिर्फ ये सोचना कि वो बुरा समय था, वो बुरा समय निकल गया है, अब फिर से आपका अच्छा समय। बुरा समय लंबे टाइम तक बुरा नहीं होता है, अच्छा समय भी लंबे टाइम तक अच्छा नहीं होता है। अच्छे समय में आप वो कर्म करो जिससे लोग आपको याद रखे, और बुरे समय में सिर्फ और सिर्फ शांत रहो, ताकि आप उस बुरे समय को निकाल पाओ। अब यहीं रैप अप करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको द अफजल इकबाल शो पर आकर कैसा लगा? वैसे तो बहुत, मतलब शब्द के मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। पहली बार मैंने ये काम किया है। आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपकी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस को कैसा लगेगा ये तो वो कमेंट्स करके बताएंगे। पर आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर मेरे माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं, मेरी लाइफ से रिलेटेड से मेरी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे एक मैसेज से अगर किसी एक बच्चे की जिंदगी बन जाएगी आपके हमारे इस शो से, तो मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित फील करूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मानूंगा इस शो को भी। और आप लोगों के साथ जुड़कर तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में।